नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जहां एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होने के लिए तमाम अभी तक प्रयास कर ही रहा है, तो वहीं बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए पार्टी 2019 में हारी 144 लोकसभा सीटों पर रैलियां करने की योजना बना रही है। इन लोकसभा सीटों में से 40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 बड़ी रैलियां करेंगे। दरअसल बची हुई सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बड़े नेता सभाएं करेंगे। इस पूरी रणनीति को लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 कहा गया है। दूसरी ओर संघ 2024 लोकसभा चुनावों के पहले दलितों को साथ जोड़ने के प्रयास में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट देखें। पिछले कुछ समय से देखा गया है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। भगवा दल काफी पहले से चुनावी रणनीति बनाने में जुट जाता है और इसका उसे परिणाम भी मिल रहा है। गिने चुने राज्यों को छोड़कर आज पूरे देश में बीजेपी या फिर उसकी सहयोगी पार्टियों का शासन है। अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी पार्टी ने कमर कस ली है। हालांकि इससे पहले गुजरात, हिमाचल और कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन पार्टी ने साथ साथ लोकसभा चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी है। पार्टी 2019 में हारी 144 सीटों पर रैलियां करने की योजना बना रही है। बीजेपी का फोकस जीती हुई सीटों पर दोबारा जीत दर्ज करने के साथ ही उन सीटों पर भी है जहां पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर रही थी। ऐसी ज्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु की है। इनमें भी सबसे ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल की है। बंगाल के बाद दक्षिण भारतीय राज्यों में ऐसी सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जीत नहीं मिली थी। कुछ खास सीटों का जिक्र करें तो इनमें उत्तर प्रदेश की रायबरेली और मैनपुरी सीट, महाराष्ट्र की बारामती, पश्चिम बंगाल की यादवपुर, तेलंगाना की महबूबनगर और मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा शामिल है। इन सभी सीटों पर 2019 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी। दरअसल बीजेपी ने 6 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय में एक मीटिंग बुलाई थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग में उन 144 लोकसभा सीटों का एनालिसिस किया जो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए कठिन मानी जा रही है। इस बैठक में शामिल हुए 25 केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें सौंपे गए 3 से 4 लोकसभा सीटों में उनके काम को लेकर रिपोर्ट भी पेश की थी। इसके बाद पार्टी ने लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 तैयार की। इन 144 लोकसभा सीटों में करीब 40 पर पीएम मोदी रैलियां करेंगे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जिन 40 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैलियां करेंगे, उन्हें 40 क्लस्टर में बांटा गया है। इन क्लस्टर्स के प्रभारी कैबिनेट मंत्री होंगे। बाकी बची 104 सीटों पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे केंद्रीय मंत्री पहुंचकर सभाएं करेंगे। हर क्लस्टर का प्रभारी कैबिनेट मंत्री को बनाने के पीछे पार्टी की खास रणनीति है। इसके मुताबिक अपने प्रवास के दौरान क्लस्टर प्रभारी स्थानीय असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। प्रभारियों को क्षेत्र की बड़ी स्थानीय हस्तियों के साथ नियमित बैठक करने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। यात्रा के दौरान क्लस्टर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री को स्थानीय धार्मिक नेताओं, संतों और अलग अलग समुदाय के स्थानीय नेताओं के साथ उनके घर जाकर बैठकें करनी होगी। स्थानीय सामुदायिक उत्सवों और रीति रिवाजों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। साथ ही क्षेत्र में होने वाले अनुष्ठानों, नुक्कड़ कार्यक्रमों में भी शामिल होना होगा। इन कार्यक्रमों के अलावा उन्हें संघ के सभी सहयोगी संगठनों के स्थानीय अधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रभारी नेताओं के साथ बैठकें आयोजित करनी होगी। क्लस्टर प्रभारियों को स्थानीय प्रभावी वोटर्स जैसे वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन समेत अन्य पेशेवरों के साथ भी बैठकें करनी होंगी। दूसरी ओर संघ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दलितों को साथ जोड़ने के प्रयास में लगा हुआ है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत और पूर्वजों की गलतियों वाला बयान देने के ठीक अगले दिन कानपुर में वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने अपना 24 मिनट के भाषण में 26 बार भगवान वाल्मीकि या फिर वाल्मीकि शब्द का संबोधन किया।
उन्होंने वाल्मीकि समाज को सीधे संघ की शाखा से जुड़ने का भी न्योता किया। इससे साफ है कि संघ अब अपने कैडर में दलितों की मजबूत भागीदारी करना चाहता है। चुनावी गणितज्ञ दलित प्रेम को लोकसभा चुनाव की रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। कह सकते हैं कि कानपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति का केंद्र बिंदु है। यहाँ से पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड दोनों सीधे जुड़ते हैं और यहाँ दलितों और पिछड़ी जातियों की आबादी है, जो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। अब आरएसएस इन दलितों को जोड़कर उन्हें अपने कैडर में लाकर खड़ा करना चाहती है। वाल्मीकि जयंती पर फूलबाग में हुए कार्यक्रम में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सीधे तौर पर कहा कि वाल्मीकि समाज के लोग शाखा के कार्यकर्ताओं से दोस्ती करें, जो भी संभव है किया जाएगा। आरएसएस अपनी पूरी ताकत से दलित और वाल्मीकि समाज के साथ है। आरएसएस या बीजेपी का ये दलितों या वाल्मीकि समाज पर बड़ा दांव माना जा रहा है। भागवत ने कहा कि वाल्मीकि समाज दुर्बल है, संविधान में व्यवस्था कर दी गई है ताकि समाज आगे आए। राजा देख रहा है कि कानून चल रहा है, लेकिन समाज में अपनापन नहीं है तो लाभ भी नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भी बताया था कि अब लोग पिछड़े नहीं रहेंगे, जिन्हें छुआ नहीं जाता वे बराबरी से बैठेंगे, लेकिन मन बदलना होता है। राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। संघ का प्रयास है कि समरसता बढ़े। भागवत ने कहा कि संघ अपनी पूरी ताकत से वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो मिशन 2024 के मद्देनजर ये तैयारियां हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी है कि वो भारी हुई 144 लोकसभा सीटों पर अपनी पुरजोर कोशिश करें और वहां पर भी जीत हासिल करें। तमाम और राजनीतिक पार्टियों की भी किस तरह की तैयारियां हैं, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, सुधा जी बहुत स्वागत है आपका। संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, बहुत स्वागत है सर आपका। और प्रोफेसर नीरज जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कंचन द्विवेदी जी आपके साथ करते हैं। कंचन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 144 लोकसभा सीटें, मिशन 2024, क्यों आखिर इन लोकसभा सीटों पर फोकस किया जा रहा है, जहां पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और तीसरा यानी कि तीसरी बार जीत करना, ये जीत की हैट्रिक कितनी मुश्किल आपको दिख रही है? जी नेहा जी, देखिए बात ये है ना कि जब हम किसी चीज को करने जाते हैं तो वो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं वो चूक जाए। और भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है या जो भी बीड़ा उठाती है उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करती है। और जब जिस समय वो चीज पूरी नहीं होती है तो उसे हम लोग दोबारा एकदम गंभीरता की तरह, ऐसा नहीं कि ठीक है हमने 2 चुनाव जीत लिए, कोई बात नहीं, एक जिला हार गए या फिर एक जगह हार गए या फिर एक प्रदेश हार गए, एक प्रदेश में कुछ जिलों को हमने नहीं कवर कर पाया ठीक से तो बात बन गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन सारी चीजों को देखती है, जैसा कि आपने अभी भूमिका में बताया कि जो हमारी परंपरा होती है, जो एक राजनीति में आने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी निभा रही है। और अगर मैं 2024 की चीजों को देखूं तो 2024 में देखा जाए तो आदरणीय योगी जी का जो प्रयास उत्तर प्रदेश में है, और अगर लोकसभा की बात करूं, 2024 की बात करूं, तो आदरणीय मोदी जी का जो प्रयास है ना, वो देश में एक बहुत ही अच्छा प्रक्रियाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। और चुनाव की प्रक्रियाओं में ये आप नेहा जी देख सकती हैं कि जब भी आदरणीय योगी जी को या फिर आदरणीय मोदी जी को कोई चुनौती देता है ना, तो फिर वो चीजें नहीं हो पाती। अगर मैं मोदी जी की बात करूं, 2014 से याद करूं, 2024 को जोड़ती हुई बोलूं तो 2024 में करुणानिधि 2014 में करुणानिधि ने उनके खिलाफ बहुत सारी चीजों को वहां से शुरुआत की कि उनके विरोध में बोला जाए, लेकिन आदरणीय मोदी जी के लिए वही चीजें सारी अच्छी हो जाती हैं जब कोई उन्हें चैलेंज करता है। और जब जहां से उनको चैलेंज शुरू हो जाता है ना, वो चीजें उनके दायरे में और भी अच्छी हो जाती हैं। तो चाहे फिर इसके बाद की टाइम को देख लिया जाए तो नीतीश मिले हों और उनके जो सहयोगी दल के लोग मिले हों, उन्होंने प्रयास किया, तब क्या हुआ मोर्चा आप देख सकती हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रयास करे, ये बताइए अभी आप कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 के मद्देनजर क्या प्रयास है,
क्या कोशिशें आप कर रहे हैं, कैसे फतेह हासिल करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? नेहा जी देखिए, यही बताने का मैं प्रयास कर रही हूँ पूरा कि देखिए कुछ काम तो हमारा विरोध ही लोग कर देते हैं कि भाई जब आप हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं ना, तो वहीं से जनता को समझ में आ जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो वहां तो आधा प्रयास हमारा विरोधी, आधा काम वो कर देते हैं। बाकी बचा हमारा जो काम है वो हम अपना काम कार्यों के द्वारा करते हैं, जैसे कि जो हमारे कार्य हैं, जो जनता के हित में कार्य है, वही ना कहने का मतलब कि आदरणीय योगी जो कार्य करते हैं, आदरणीय मोदी जी जो कार्य करते हैं, तो मोदी जी की जो परंपरा है जो कि अन्य नेताओं में नहीं आती, जो उनकी एक दूसरों को लेकर के विधाएं हैं, जो उनके लिए परोपकार की एक भावना है। जैसे कि आपने कई नेताओं को देखा होगा कि एक, अगर मैं प्रदेश की ही बात कर लूं, कि प्रदेश से भी जब कोई नेता बाहर जाता है या फिर किसी और राजनीति या पद की तरफ जाता है, तो वहां से बहुत सारी चीजें वो लेकर के जाता है या फिर उनकी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। लेकिन आदरणीय योगी जी के पास या मोदी जी के पास ऐसा आप कुछ भी नहीं देख सकती कि अगर वो किसी और जब मुख्यमंत्री बने हुए थे हमारे मोदी जी, तो वहां से गुजरात से जब जिस समय दिल्ली की तरफ आए, वहां आप देख सकते हैं कि उनके पास क्या था, वो किस तरीके से चीजों को देख रहे थे, कुछ नहीं था उनके पास में। तो एक कहने का, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि जब हम नेता हो तो इसकी भूमिका कहाँ जा रही है, इसका जो लोगों के प्रति एक रुझान है वो कैसे हो रहा है, उन चीजों को देखने का। तो यहाँ पर तो कह सकती हूँ ना कि जो परोपकार करता है तो फिर लोग समझते हैं, पर सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और भारतीय जनता पार्टी में ये सबसे ही अधिक है। और अगर हम हेड की बात करें तो जैसे कि हमारे नेता हैं आदरणीय मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी तो परंपराओं को सभी समझते हैं कि वो एक बहुत ही दयालु नेता हैं, और वो हर तरीके से ये चाहते हैं कि देश में कैसे हम सब सामंजस्य से रह सके, हम सब सारे प्रयासों से रह सके, हम सब सारे कार्यों को मिलजुल करके कर सके, और जो हमारी ऐतिहासिक चीजें बिगाड़ी गई हैं पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, चाहे फिर वो हमारे कांग्रेस के द्वारा हो या फिर अन्य पार्टियों के द्वारा हो, वो हमारा इतिहास भी समझ सके और जो हमारी संस्कृति है उन चीजों को संवारा जा सके। और देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जनता तक उन सारी चीजों को लेकर धरातल तक पहुंचा जा रहा है। ये सारे कार्य हैं जो हमें 2024 में मैं कह सकती हूँ कि 300 प्लस लेके जाएंगे। ठीक, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बीजेपी तो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, आपने सुन लिया होगा, कांग्रेस की क्या तैयारी है? सुधा जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। जी नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है, बताइए। जी, मैंने कहा कि उपदेश के इस परंपरा को थोड़ा रोकते हुए कुछ देर पॉज देना पड़ेगा, क्योंकि उपदेश तो कहते ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो उपदेश को सुनने से पहले मैं नेताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। उनका निधन हो गया है सबके द्वारा, कि देश की जो क्षति हुई है अपूर्णीय है। अब मैं, कंचन बहन ने जो बातें की चाहिए के अर्थ में, ये लोग चाहिए के अर्थ में इतनी बड़ी बातें करते हैं। नेहा जी, आपने सीए की रिपोर्ट देखी होगी, 6 जजों की जो आई है रिपोर्ट, आपने पढ़ी होगी। उसमें रिपोर्ट क्या कह रही है और ये लोग क्या कह रहे हैं। दूसरी, इन्होंने कहा कि दयालुता, एक शब्द प्रयोग किया कि हमारे नेता बहुत दयालु हैं और वो पूरे इस देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश। रविवार को सांसद प्रवेश, साहिब सिंह और नंद गुर्जर जी का आपने बयान सुना होगा। मोदी जी ने इससे कुछ नहीं कहा है। सीधे सीधे सार्वजनिक मंचों का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है देश में नफरत और बंटवारे की राजनीति को पैदा करने के लिए। 2004 से जो ये राजनीति का जो नया रूप जो 14 महीनों ने शुरू किया, उसकी पराकाष्ठा देखिए कि दिल्ली में पुलिस वालों को कहा जा रहा है कि आपकी नौकरी नहीं जाएगी, सीधे चौराहे पे एनकाउंटर करिए। 2004 में तो आपकी सरकार थी। 2014 से मैंने कहा जो ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, शुरुआत करते हैं और जो ये बातें करते हैं, आप उसमें रिपोर्ट, जो जजों की रिपोर्ट आ रही है, जजों को भय हो रहा है, अपने जीवन पे भय हो रहा है। जिस तरह की राजनीति कर दी इन्होंने और पूरे देश का रुपया तो गिराया ही गिराया, देश की हर चीज को खराब करने के बाद अब स्थितियां यहाँ तक लाके कर दी हैं कि हमारे जो आर्थिक संरचना थी देश की, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ सामाजिक जो एक थाना बना था, हर जाति धर्म के लोग अपने अपने रोजगार में, अपने जो में ये बातें तो आप पहले भी कहते रही है ना, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कहा, लेकिन जनता ने आपको नहीं सुना, नहीं माना, और उस पहले से ज्यादा लोकसभा सीटों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिता दिया। अब ये बताइए कि कांग्रेस की तैयारी कैसी है इन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर? झूठ का आप जानती हैं, आप किस सत्संग में जाइए नेहा जी, तो आपका जो अपना दिमाग होता है सोच समझने का,
जब हम धार्मिक किसी उसमें जाते हैं पंडालों में, तो आप जानते हैं ना कि आपको पता होता है कि उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन आपको इतना कैप्चर कर लिया गया होता है मेंटली, आपको बताया गया था कि आज देश में अगर धर्म की रक्षा नहीं की गई तो कुछ और नहीं बचेगा, तुमको, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे रक्त के हर एक कण को धर्म के लिए, देश को भुलवाने के लिए जो धर्म की एक राजनीति पैदा की जाती है, उसने देश की जनता को जितना ये लोग गुमराह कर सकते इन्होंने किया। इन्होंने एक जो धर्म निरपेक्ष देश हमारा है, जहाँ पे हर देश में हर धर्म के लोगों को साथ रहने का हक मिला, कभी बात नहीं की गई कि दर्जी कौन है, कौन मैकेनिक है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ बटा हुआ था और सब व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन इन्होंने तो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। धर्म के मामले में क्या उसका दर्श आज तक नहीं है? क्या किसी को अच्छा लगा था? वहाँ सभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की बात होती है तो हिंदू महासभा है, आप भी जानती हैं, हिंदू महासभा से जब राजनीति करनी होती है स्वतंत्रता प्राप्ति पहले, तो ये राजनीति कर लेते हैं, दोनों साथ मिल जाते हैं। अफजल गुरु को, जो कि जिस पार्टी ने कहा था कि ये देशभक्त है, उसके साथ देश में एक राजनीति में पैचअप कर लेते हैं और पार्टी इनका चुनाव जीत वहाँ पे खड़ी जाती है सरकार बनाने के लिए। ये लोग कौन से राष्ट्रपति सिखाते हैं आपको? आप जानती हैं कि सिर्फ और सिर्फ नफरत के द्वारा। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है ना, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हूँ। तो जनता को बताना तैयारी करके बहुत हो गया, उपदेश बहुत हो गया। अब जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जिनसे इन्होंने जिस रुपए के बढ़ने पे देश की इज्जत गिरती थी ना, अब जनता को बताना आपके टाइम पर रुपए की क्या वैल्यू थी और दूसरे देशों की क्या वैल्यू थी? 82 रुपए पे है और भारत का क्या था? रुपए की वैल्यू क्या थी? आप जरा कंपेयरिंग करेंगे आपसे। 82 के जो न्यूनतम स्तर रुपया पहुंचा है, बताइए कैसे पहुंच गया? 8 में इज्जत गिर रही थी तो 80 में क्या हुआ, 82 में क्या हुआ? इससे कोई जवाब है आपका? जब बड़ी बड़ी बातें और नफरत से देश से बंटवारे की बात करती है, तो आज दोनों के द्वारा जब सड़क पे है तो जनता को यही बताना चाहते हैं, और ये भारतीयता का जो भाईचारा था उसको जोड़ने का प्रयास है। नहीं, सवाल सुनिए ना। सवाल ये है कि चुनाव तो गुजरात में है, चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में है, चुनाव तो राजस्थान में है, चुनाव अभी विधानसभा चुनाव इन तमाम राज्यों में है, फिर लोकसभा चुनाव होंगे जो कि पूरे देश में है। लेकिन सवाल ये है कि दक्षिण में राहुल गांधी की यात्रा जारी है, ऐसे में अब कैसे इन प्रदेशों को साधा जाएगा? कैसे लोकसभा चुनाव का माहौल आप लोग तैयार कर रहे हैं? कैसे लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे? ऐसे पहुंचाएंगे क्या? भाजपा की तरह बातें मत करिए। भाजपा हर बार चुनाव की मूड में होती है। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ रहे हैं, हम सीधी रेखा में भारत के जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो पैमानों से जो भाईचारा को इन्होंने दूर कर दिया है, जो 80-20 की बात करते हैं, उस दूरी को खत्म करने के लिए सांप्रदायिक ने जो बदलाव जो देश में कर दिया है कि एक पड़ोसी एक देश को देख ना पाए, उस दूरी को कम करने के लिए हम सड़कों पे हैं। चुनाव हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है। तो पहले भी आप बोलते रहे ना, इस दूरी को कम नहीं कर पाए ना, वो दूरियां आप कम नहीं कर पाए जो कि दिलों में आ गई। गुमराह करने की चीजें अपने आप से जाएंगी, जनता को गुमराह कब तक? कंचन जी काफी देर से कुछ कहना चाहिए, जल्दी से बोलिए, फिर मैं संजय सरकार का रुख करती हूँ। नीरज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, जल्दी से। जी, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूंगी नेहा जी, हो सकता है सुधा जी को बुरा लग जाए, तो मेरा निवेदन है कि एक कप चाय पी लीजिएगा आप घर जाकर के, या फिर डिबेट के बाद। जिसके पास धर्म नहीं होता है ना, वो धर्महीन होता है। हमारा भारत धर्म से चलता है। हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म रक्षति रक्षता। अगर आपने धर्म की, मैं एक बहुत कड़वा बोल जाऊंगी, अभी बहुत कड़वा बोल जाऊंगी। आप उस पार्टी से आती हैं जिनको नहीं पता कि वो किस धर्म से आते हैं, वो किस जाति से आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। आप उस पार्टी से आती हैं, तो मैं इस बात की वैल्यू आपके दिमाग में समझ सकती हूँ कि आपका धर्म का कितना मायने है। लेकिन मैं जानती हूँ कि भारत में रहने वाली और भारतीय जनता पार्टी एकदम धार्मिक पार्टी है, धर्म को लेकर चलेगी। आपको जलन हो रही है तो आप जाइए कहीं से बना लीजिए कि धर्म के बिना नहीं चलेगा भारत, और उसका परिणाम आप जानती है कि आपको क्या मिला है। भारत के लोगों ने आपको निकाल के फेंक दिया है, इस बात को याद कर लीजिएगा। जो खुद धर्म नहीं जानते, जिनका कोई धर्म नहीं है, उनकी पार्टी से आप ऐसे मत कहिए, ऐसे मत कहिए कंचन जी। सबसे ज्यादा देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा देश में शासन किया है। आप तो 2014 के बाद से लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात मत नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, यहाँ कांग्रेसियों को बता दीजिएगा। ठीक है। संजय सरकार जी, 124 लोकसभा सीटों पर खास तौर पर फोकस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और वो ज्यादातर सीटें पश्चिम बंगाल की है जहां पर फोकस किया जा रहा है, जहां कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं, वहां पर खास तौर पे रैलियां करने की भारतीय जनता पार्टी योजना बना रही है। लग रहा है आप लोगों के लिए खतरा है क्या? पिछली बार भी अच्छे खासे आंकड़े से निकाली थी सीटें। देखिए, विधानसभा के हिसाब में अभी भी हम लोग 38 सीट में 42 में 38 सीट में हम लोग आगे हैं।
जो 38 सीट में हम लोग आगे हैं, वहाँ पर लगभग जितना भी ये है लाखों को ऊपर में पिछली बार 18 सीटें निकाली थी ना भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं सुनिए, 2021 का विधानसभा के हिसाब से हम टू द पॉइंट राजनीति के बाद बोलते हैं कि हम ग्रास रूट लेवल से राजनीति करते हैं ना, और हम लोग को चिंताधारा जो सोशलिस्ट चिंताधारा है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहे हैं। तो 2021 के इलेक्शन के हिसाब से हम लोग 42 में 38 लोकसभा क्षेत्र में हम लोग आगे हैं, और वहाँ का एक एक लोकसभा का मार्जिन है 1 लाख से लेकर 3.5 लाख तक है। वहाँ पर 3.5-4 लाख तक है, वहाँ का हम लोग को मार्जिन है एक 38 लोकसभा के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी को मालूम पड़ा है ये सीट में हम लोग कभी जीत नहीं सकते, और 2 लोकसभा सीट जहाँ पर है, जहाँ पर मार्जिन है 10 से लेकर 25,000 के अंदर में, और 2 लोकसभा जो है जहाँ पर है 35 से लेकर 50 के अंदर में। मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा है, बंगाल को जो स्टैटिस्टिक हिसाब है उसके हिसाब से हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। तो अब मोदी जी की बात करेंगे खास मोदी जी को, कि वो सीएम से पीएम तक कैसे, ये सीएम से पीएम तक कैसे पहुंचे हैं, उसके बारे में मेरा कंचन बहन को जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसको यहाँ तो जोर करने ही पड़ेंगे, यहाँ तो मेहनत उसको करने ही पड़ेंगे। एक एक लोकसभा में अगर 1 लाख वोट से अगर पीछे हैं आप उसको मेहनत करके आपको तो कम से कम उसको मार्जिन को कमाने पड़ेगे। हार तो आपको निश्चित है, 40 सीट में बंगाल में इसको हार एकदम निश्चित है, एकदम। पहले भी कह रहे थे ना, ये तो आप पहले भी कह रहे थे 18 लोकसभा सीटें निकालना आसान बात है क्या? वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसका खाता भी नहीं खुल पाता था। नहीं, वो रात गई बात होगी। अभी रात गई बात गई कैसे हो गई? 5 साल के लिए सांसद चुने जाते हैं, रात और बात की बात थोड़ी ना होती है। नहीं, बात की 78,903 बूथ है, ठीक है, जहां पर हम लोग बंगाल में 78,000 56,400 बूथ से हम लोग आगे हैं। हम आपको स्टैटिस्टिक बता रहे हैं ना, आपको तो समझना पड़ेगा। राजनीतिक करने से तो बूथ राजनीति आपको समझना पड़ेगा। अगर बूथ राजनीतिक नहीं सीखने पड़ेंगे तो आप कुछ नहीं सीखेंगे, नथिंग टू डू। मैं आपको बता रहा है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी लास्ट 8 साल में सिर्फ आश्वासन दिया है, कुछ काम नहीं है, फेलियर। अगर 64,000 करोड़ रुपया अगर एयर इंडिया का लॉस हुआ है, इनके समय 50,400 करोड़ रुपए 7 साल में लॉस किया है। अगर 20 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से होता है, तो अगर सोचिए 16 करोड़ आदमी नौकरी नहीं मिला है, बेरोजगारी काफी है। आज के तारीख में 1 करोड़ 19 लाख वैकेंसी है, और मेरे नौजवान कितना है मालूम है? अनएम्प्लॉय 22 करोड़ है। अब देख लीजिए नेट खुल का मतलब झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, तो उसको नौकरी नहीं मिला है। बैंक के जितना करप्शन हुआ है, 10 लाख करोड़ रुपया तो आरबीआई के गवर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और आरएसएस के लिए इतना प्रेम क्यों मर रहा है टीएमसी का? नहीं, हम आपको क्या बोला है, प्रेम नहीं है। अगर विवेकानंद फोरम कन्याकुमारी ने बनाया किसने मालूम? एकनाथ रानाडी जी ने, एकनाथ रामकृष्ण और रानाडी जी। मैं आपको स्पिरिचुअली बताता हूँ, हम उस व्यक्ति को भूल नहीं सकते, उसका लाइफ मेंबर मैं हूँ, कन्याकुमारी का लाइफ मेंबर मैं हूँ, उसको नहीं भूल सकते, उसको प्यार नहीं है। वो बनाया जो चीज है, विवेकानंद रॉक बनाया है तमिलनाडु में, अंतिम प्रांत में, कन्याकुमारी में, अब उसको नहीं है। मोदी जी देखिए, मोदी जी हर कुछ में गलत है ये बोलने का नहीं है। मोदी जी कुछ भी है तो अच्छा ही तो है, एक इंसान में सब कुछ गलत नहीं हो सकता है। ममता दीदी में सब कुछ गलत है, भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे नहीं, ममता दीदी में बहुत कुछ भी अच्छा ही है। राजनीतिक ऐसे पाला पे पड़ता है। एक समय हम लोग भी एनडीए को साथ में थे, हम झूठ बोलने के लिए यहाँ बैठे नहीं है। हम लोग अटल जी को साथ में सरकार नहीं किया है। अटल जी को हम गलत बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। अटल जी 92 में एक संस्था में वहां पर जय श्री राम बोला लखनऊ में, बोले ये गन्ना संस्था है, जय श्री राम बोलने का जगह नहीं है, हम ये समा में नहीं रह सकते, हम निकाल के जा रहे हैं। अतुल जी ये बात बोले, इतने बड़े बात बोले थे, ठीक है। आपको कुछ बात आपको भी मालूम होना चाहिए राजनीतिक तौर से। हम राजनीतिक करेंगे। कांचन भाई मेरा देखिए, मेरा विरोधी है, मेरा शत्रु नहीं है। विचारधारा का आधार पे कांचन जी से लड़ाई कर सकता हूँ, कांचन जी को हम नीतियों का आधार पर लड़ाई कर सकते हैं, कार्यक्रम का आधार पर लड़ाई कर सकते, मेरा शत्रु नहीं है। हम विरोधी है, हम लोग विरोध करते हैं। इसके मतलब हम लड़ाई नहीं कर रहे। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी जिस खिलाफ से 8 साल में फेलियर हो, नौजवान को नौकरी नहीं है, महंगाई बढ़ चुके हैं, गैस सिलेंडर बढ़ चुके हैं, घर में महिला सुरक्षित नहीं है, बैंक करप्शन 10 लाख करोड़ रुपया होता, अदानी 29,80,000 करोड़ रुपया लोन लेके 5 पैसा बैंक में पैसा नहीं दे रहा। आज के चिंता का कारण हो गया, अगर अदानी पैसा नहीं देंगे तो बहुत बड़ा बैंक क्रॉप हो जाएंगे। श्रीलंका जैसे हालात आज हो सकते हैं हिंदुस्तान में, हो सकते हैं। प्रोफेसर नीरज जैन जी, ये जो योजना बनाई जा रही तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है,
ये कह रहे हैं कि 144 सीटें ऐसी चिन्हित की गई है जहां पर कम मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे हैं। उन सीटों पर खासतौर पे फोकस किया जाएगा और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। 40 जगहों पे रैली होगी, बाकी जगहों पर अमित शाह और जेपी नड्डा कमान संभालेंगे। इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई एक नई स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है क्या भारतीय जनता पार्टी? नेहा जी, सबसे पहले तो इस चैनल पर हम लोग एक डिबेट कर रहे हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग बैठे हैं। महिला शक्ति को प्रणाम। दूसरा, आज देश में बहुत बड़ा राष्ट्रीय नेता खोया, उसको भी भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का। जो 144 सीटों में 40 पे ये जाएंगे, 100 में वोट जाएंगे, उनका अपना राजनीतिक समीकरण हो सकता है। मेरा तो एक दूसरा मानना है कि जो भारत में इस वक्त सरकारी प्रतिष्ठानों का निजीकरण होना, बेरोजगारी का बढ़ना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बुनियादी मुद्दे हैं जिस पर कोई चर्चा न करके खाली धर्म की चर्चा करना। धर्म को भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म बताया है और कर्म के आधार पर ही फल प्रतिफल बताया है। कि धर्म को खाली डिवीजन करके बांट देना, मैं समझता हूँ ये कोई न्यायपूर्ण नहीं है। रही बात ये जो चल रही है कि 140 144, कितनी भी रणनीति आप बना लीजिए, जो देश की सब दुर्गति हो रही है उस स्थिति में आप समझ लीजिए 144 ये तो छोड़िए, कहीं और सीटें इनकी न चली जाए, क्योंकि स्थितियां बहुत दूसरी पैदा होगी। कोरोना के बाद से जो नई आपदा बताई गई, उसके बाद से पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता चला जा रहा है। राज्यों के विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों अलग अलग तरीके से होते हैं। राज्यों के चुनाव राज्य की परिस्थिति के साथ होते हैं और देश के चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति क्या है, पैसे से ले रुपए से लेके हर प्रकार का हमारा अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिकरण पे कैसा हमारा प्रभाव पड़ रहा है, उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। और ये जो धर्म है, इसको भाई आई डोंट रिक्वायर एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी पार्टी। हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान है, नो नीड। और कोई बैठ के किसी चले पर ये नहीं कह सकता कि हम किसी पार्टी का हैं। ये तो पहले भी कहा जा रहा था सर, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कहा जा रहा था कि देखिए उत्तर प्रदेश में हालत खराब रही है, कोरोना का इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा, लेकिन भले ही सीटें कम हुई हो, लेकिन उस तरह का प्रभाव दिखा क्या? नेहा जी कह रहा था, देखिए जिस तरह से इस वक्त देश चल रहा है वो दैट इज नॉट ए प्रॉपर वे। और मैंने आपको ये बताया कि इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में जो फोकस किया जा रहा है सेक्टराइज होकर के कास्ट बेस पर, हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा की जात पर आधारित रही है, तो किया जा रहा है वो अच्छे संकेत नहीं है। कभी कभी खुशवंत सिंह लिख दिया करते थे लेख, और सरकारें बदल जाती थी, वो आज मीडिया ये कार्य कर ही नहीं रहा है। तो अब एक दो चीजें हो गई, एक तरफ तो सत्तारूढ़ दल, और सत्तारूढ़ दल का पहला सिद्धांत होता है साम दाम अर्थ दंड भेद मुझको जीतना है। हम चूंकि स्पोर्ट्समैन में खिलाड़ी, हम जानते हैं कि जीत ही सर्वोच्च होती है। इस अब के जो चुनाव होगा 2024 का, उसके पर नहीं, अभी बहुत टाइम है, लेकिन आप देखते चलिए जो सिनेरियो पैदा किया जा रहा है वो बहुत तबुलसम है। 2014 में हमारे पास 24 करोड़ गरीबी की रेखा वाले थे, आज हमारे पास वो 84 करोड़ हो गए। मैडम ये कहां से प्रगति हो रही है? एजुकेशन के अंदर जो डिटोरिएशन हुआ है वो हम समझते हैं दुनिया के किसी मुल्क में शिक्षा में इतनी गिरावट नहीं आई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बिना किसी प्रैक्टिसेस के इम्प्लीमेंट कर दी गई है, 2021 में इम्प्लीमेंट कर दी गई। अभी एक महीने पहले पार्लियामेंट लोकसभा से पास होके आती है। जैसे सेम कैरिकुलम एक पेपर आप ले आए हैं, एक टीचर पूरे भारतवर्ष में कहीं अपॉइंट नहीं किया और कॉपी ऐसे जचवा के कैरिकुलम में बच्चों को क्या स्थित कर दी है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर 1,48,000 कैरिकुलम की कॉपी जचवाया है। हम जान रहे एक टीचर नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं देश में कैरिकुलम का कोई टीचर नहीं है। अब बताइए, दुनिया के हर मुल्क की प्रगति, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज नोन फ्रॉम द एजुकेशन। ठीक है सर, मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। कंचन जी जवाब दीजिए। मैडम ये बताइए, ये जो रैलियां करना, तैयारियां करना, इनको क्या इस हकीकत से छुपाया जा सकता है जिसका जिक्र अभी नीरज जैन जी कर रहे थे
कह रहे जो हकीकत है वो बातों से बहुत दूर है, हकीकत और बातों के बीच बहुत फासला है। बिल्कुल ठीक है नेहा जी, लेकिन इस बात का ये भी हकीकत है और इन चीजों को हकीकत में हमारे प्रोफेसर साहब भी जानते होंगे कि ये आज का वाकया नहीं है। हम लोग तब से हैं जब से आजादी से हम लोग चले आ रहे हैं और अब तक का वाकया है। नहीं, 2014 की बात कर रहे थे, 2014 और अब में जो डिफरेंस बताया उसका भी जिक्र किया इन्होंने। नहीं बिल्कुल ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं काटूंगी। मतलब आप मानते हैं कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ गई? नहीं, देश हमेशा से गरीबों के लिए कहा जाता रहा है। नहीं तो फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि मैं इत्तेफाक रखती हूँ उनकी बातों से? हटाते गरीब को हटा दिए हैं। फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि मैं इत्तेफाक रखती हूँ? सही कह रहे हैं नीरज जी, या सही कह रहे हैं नीरज जी, तो उस बात को मान लीजिए कि 2014 से अब तक गरीबों की संख्या बढ़ गई देश में। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, गरीबों की संख्या नहीं बढ़ती है। वो तो बस गरीबी हटाने वाला सिस्टम होता है या फिर गरीब को हटाने वाला सिस्टम होता है। तो हमारी सरकार तो गरीबी हटा रही है ना, गरीबों के लिए कार्य कर रही है ना, गरीबों के लिए योजनाएं कर रही है ना, गरीबों के लिए प्रकल्प चुन रही है ना। ये कांग्रेस नहीं है कि गरीबी हटाते हटाते गरीबों को ही हटा दिया, ये कांग्रेस की शासन व्यवस्था नहीं है। गरीब अगर है तो ऐसा नहीं है, गरीब हमारे सपने हैं। जब से हमारा भारत देखा, एक सेकंड मुझे बात पूरी कर ले दो। जब से हमारा भारत देखा जा रहा है और आज की परिस्थिति में जो प्रकल्प चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो इसीलिए चल रही हैं कि चीजें। कितना गरीबों को मकान बना दिया है आपको सरकार, कितना गरीबों को मकान बना दिया, कितना गरीबों को नौकरी दिया, कितना महिला को सुरक्षित दिया है, और कितना इंस्टीट्यूट बनाया है, कितना गवर्नमेंट संस्था बनाया है, और कितना बाहर से इन्वेस्ट आया, ये थोड़ा बताइए ना मेरे को। आप बोला गरीब के लिए इतना योजना बना दिया, कौन सी योजना बताइए तो जी योजना को आपको मालूम है 4 करोड़ 4.5 करोड़ गैस सिलेंडर का लाइन छोड़ चुके हैं। गैस फिर वो ये आपको लकड़ी से खाना बनाता है, आपको मालूम है? आप यहाँ पर बंगाल में होता होगा, ममता दीदी बनवा रही होगी, नो डाउट। मुझे ये पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि ममता दीदी करवा रही हूँ, क्योंकि आप हो सकता है कि आप उत्तर प्रदेश ना झाँक के देख पा रहे हो, आप हो सकता है कि ममता दीदी को देख पा रहे हो, ममता दीदी के हिसाब को देख पा रहे हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। आप थोड़ा उत्तर प्रदेश आगे से देखिए, आवास भी मिले हैं, विकास भी हुआ है, प्रयास भी हुआ है, सारी चीजें अप टू डेट हो रही है, और ये सारी चीजें हमारे देश के लोगों के लिए हो रही है। ये ममता दीदी से क्वेश्चन करिए, आप मुझे बता दीजिए ममता दीदी के तरफ से गरीबों के लिए क्या हो रहा है, गरीबों के लिए क्या हो रहा है? 15 घंटा बिजली नहीं रहता है। आप उत्तर प्रदेश के बात में 14 से 15 घंटे आप कहीं और दूसरे प्रखंड से आए होंगे सर, दूसरे प्रखंड से आए होंगे सर, संजय जी। जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर 5 से 10 मिनट ही लाई जाती है, 5 से 10 मिनट लाई जाती है। 4 फुट गड्ढे है एक रास्ता में, 4 फुट गड्ढे हैं। हाँ, मैं मान सकती हूँ बंगाल में होंगे, मैं मान सकती हूँ। नहीं, एक सेकंड संजय जी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं सर, ये भी तो बताइए। आप अपनी पार्टी का विस्तार करने की बात करते, संजय जी एक सेकंड, ऐसे नहीं, एक सेकंड से उतार चुकी है संजय सरकार जी। जो देश हाईवे से गिर गया हो, जो देश एक्सप्रेसवे से गिर गया हो, उसके लिए आप ये बोल रहे हैं लिंक रोड हर एक जगह बन गए हो। ईमानदारी से बोलिए, थोड़ा सा ईमानदारी रखिए। इतना झूठ हम जानते हैं कि आप नेता है तो, लेकिन इतना झूठ तो मत बोलिए ना कि सभी सब आ जाएंगे। ममता दीदी आदरणीय मोदी जी की तारीफ करती है, आज गुणगान कर रही है उनका। थोड़ा सा ख्याल रखिए कि कोई तो बात होगी कि गुणगान किया जा रहा है, कोई तो बात होगी कि आज जिस महिला को आदरणीय मोदी जी के गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं सर आप लोग। कंचन जी ये गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं आप लोग डिबेट को, गलत तरीका है इस तरह से डिबेट करने का। मोदी जी को टेंशन क्यों है, यही बता रहे हैं। अब 1.5 साल पहले क्यों उतरना पड़ा? नहीं आप मुझे बताइए ना संजय जी, हिंदुस्तान क्या आप लोग चाहते हैं मैं आवाज बंद करवा दूं सबकी? ये चाहते हैं क्या? एक एक करके बात को रखिए, के नाम पे अच्छे से डिबेट करेंगे। ठीक है संजय जी ये बताइए, ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विस्तार करने जा रही थी, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही थी, आप लोग भी कहते थे अरे सबसे सशक्त उम्मीदवार है तो ममता बनर्जी हैं। अब वो पार्टी का विस्तार नहीं कर पा रही हैं, पार्टी को आगे कैसे बढ़ा रही हैं ये आप सभी को पता है। बंगालियों को तो संभाल नहीं पा रही, पूरे देश को संभालने की बात करती है टीएमसी, वहां तो आए दिन दंगे होते हैं, हिंसक प्रदर्शन होते हैं। ये सब क्या हो रहा है? श्री राम बोलने पर, जय श्री राम बोलने पर
एक्शन हो जाता है। सुनिए, बंगाल आज देश का मॉडल भी है, मेडल भी है। अच्छा। आज यूनेस्को ने कन्याकुमारी में आज यूनेस्को ने प्राइज दिया है। आज किसान निधि में हम आगे हैं। मैं आपको बताता है, एम्प्लॉयमेंट जो पैसे निकलवाने में भी आगे हैं। ईपीए पता है, इनके जो मंत्री थे, इनके संतोष गंगवार जो मंत्री फंड थे, 2020 जुलाई से 2020 दिसंबर तक वहाँ पर जो नौकरी हुआ है, 1,20,000 आदमी को कोरोना के समय नौकरी हुआ। हम नहीं बोल रहे, ईपीएफ बोल रहे। एचआरडी मिनिस्टर था, इनके अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी पर था, उसका नाम है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उसने बोला क्या है, गुजरात जहाँ 28% प्लेसमेंट देता, बंगाल 50%। हम नहीं बोला 50 जगह नहीं बोला, इनका नहीं बोला। हम बोल रहे हैं सुराई, हम तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मेरे पास डाटा है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, हम तो बोल रहे हैं डाटा। और सबसे बड़ा है जो माइक्रोमॉल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर बंगाल आज 1 नंबर में चला गया। मैं नहीं बोल रहा, इनका मिनिस्टर बोल रहा है। तो फिर ये ममता बनर्जी इतनी तारीफ क्यों कर रही है प्रधानमंत्री की? ईडी का डर है क्या? किस चीज का डर है आप लोगों को? देखिए, बंगाल के गोपाल आप एक तरफ कह रहे हैं प्रधानमंत्री काम ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी तारीफ कर रही है, मुलाकात करके आ रही है। इंडिया टिंग टुमारो। मुझे लगता है ये हट गए हैं दिखा रहा है देश को मोदी जी को हटाने नहीं के लिए, कहीं और से आए। मोदी जी को हटाने क्या आप नहीं हटा रहे हैं? आपको राइट के बाद अब बख्श दें हमें। प्रधानमंत्री होने के लिए मोदी जी ये कह रही है क्या? से हटाने के लिए जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2002 में, 1 रुपया स्क्वायर मीटर में अदानी अंबानी को जमीन दिया। 2003 दिसंबर। अरे अडानी अंबानी को छोड़ दो, वक्त दो। अभी ममता दीदी पर आ जाए, प्रधानमंत्री पे आ जाए, ज्यादा अच्छी बात। उनको अपना धंधा करने दो। करप्शन नहीं, सवाल ये है ना, हर कोई प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। ये वीकनेस है क्या सुधा जी? ये वीकनेस है क्या कांग्रेस पार्टी की कि एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं छोटी छोटी, ये यहाँ के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगे? शरद पवार की बात की जाए, ममता बनर्जी की बात की जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, कभी प्रधानमंत्री होने के लिए नहीं बोला। आप लोग ही कहते हैं ममता बनर्जी उनसे सशक्त उम्मीदवार कोई नहीं है। पहली बार नहीं बोला है, पहली बार नहीं बोला है, रुक जाइए, पहली बार नहीं बोला है, अक्सर बोलते हैं आप लोग। नेहा जी, संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए जो संवैधानिक योग्यताएं हैं वो अगर व्यक्ति पूरा करता है तो बन सकता है। देखिए, इसके लिए कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। अगर उस विधायिका जो तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी इतनी बेहतर भूमिका में नहीं आ रही है आगे। नेहा जी, हमें इसकी जरूरत नहीं कौन क्या बनना चाहता है, हमें अपने पार्टी के संगठन क्या कार्य करना, मुझे इस पे देखना है। बाकी लोग, मैंने कहा ना कि जिसके अंदर वो काबिलियत है, जो संविधान के अंतर्गत में प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवारी के लिए जो जो चाहिए वो बन रहा है, उसको बनना चाहिए। भाई सोच सकता है कोई भी, अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदवारी रखते हैं तो बन सकता है, इसमें किसी को प्रश्न नहीं करना चाहिए। भाई उसकी अपनी है, बन पाएगा तो ठीक। कांग्रेस की वीकनेस तो है नहीं। अगर क्षेत्रीय पार्टी के नेता प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस कमजोर हो गई है, ये मानो। ये कौन सी? नहीं, कांग्रेस ने तो कई बार ऐसा किया है कि जब प्रधानमंत्री बनने के लिए कई बार ऑप्शन थे लोगों के पास, लोगों ने नहीं किए हैं। उस व्यक्ति को बैठाया जिसको जरूरत, जो उस काबिल था, बैठाया गया। ये कौन सी बात हो गई? अगर आप लोग इस प्रश्न पे आते हैं कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी, तो उन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराया है और आज की राजनीति बनने लायक नहीं है तो ठुकराएंगे। प्लीज जी, बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं है। 2002 में मोदी जी बनते हैं विधायक और राहुल जी बनते हैं सांसद। आप बताइए ऐसी कौन सी काबिलियत उनमें नहीं थी? उनमें थी, कौन सी गलत थी? सांसद व्यक्ति है जो 2002 में बनता है। सोचिए, विधायक कितनी तरक्की करके प्रधानमंत्री बन गए और सांसद के सांसद रह गए, उनकी तो वो तो अमेठी तक आ गए। राहुल जी भारत के सबसे बड़े कोविड लेवल पे जा रहे हैं। वो आप देखती हैं कि हर एक जगह उनको ऐसे ही डाल दिया जाता है। तो राहुल जी मोदी को बनाए जा रहे हैं, उनके लिए इस लायक तो है, लेकिन आप जो कह रही हैं मुझे नहीं लगता। यहाँ बात इसकी है कि जनता को जिस छूट में शिक्षा की बात करें जैन सर, शिक्षा की बात आप जानते हैं। आप मुझे बताइए, शिक्षा की बात करिएगा, हिंदी बेल्ट में कहाँ है कांग्रेस पार्टी? हिंदी बेल्ट में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? और जब तक हिंदी बेल्ट को नहीं साधेगी तब तक सत्ता पर कैसे काबिज होगी? नहीं की थी हमने, बंटवारे की राजनीति नहीं की थी। अगर हम वही बात है, बंटवारे की राजनीति, आप गलत दिशा में ले जाती है। बंटवारे की राजनीति बार बार ये हर चीज को रोक के कौन सा बंटवारे पर प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं होता है। 8 साल के प्रधानमंत्री काल में एक बार भी पीसी नहीं किया गया, कोई प्रश्न इस पे नहीं है।
शिक्षा में आपने यूजीसी का जो नया नॉर्म्स आया उसको पढ़िएगा, उसमें डिजिटल एजुकेशन की बढ़ोतरी की बात की गई है। आप जानती हैं, अगर जो यूनिवर्सिटियां होती हैं, जो कॉलेज होते हैं, बच्चों को वहां पे जाने के बाद जो एटमॉस्फियर होता है, जो वातावरण होता है, वो बच्चों को सिखाता है, बच्चे वहां से सीखते हैं। आप पूरी शिक्षा व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटियों से कह रहे हैं ठेकेदारी करिए, फीस बढ़ाइए, 400 गुना फीस बढ़ जाती है, लेकिन कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। जो सरकारें आपको बच्चों को कम फीस में एजुकेशन दे रही थी, आप उनमें प्रश्न खड़ा करते हैं। जेएनयू से कितने हमारे मंत्री हैं आज के संगठन का, उसमें ठीक है, इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है क्या? कंचन जी, मैं मुद्दों पे हूँ, मैं लौट रही हूँ एक सेकेंड, मैं लौट रही हूँ। कंचन जी, इन मुद्दों पे जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, इन पर भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए आरएसएस अब मुस्लिम और वाल्मीकि पर कहीं ना कहीं डोरे डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल नहीं है, जनता को खत्म करना अभी जातिवाद और ये धर्मवाद की राजनीति शुरू कर दी गई है क्या फिर से, कि माहौल बन जाए 2024 तक? सरकार का काम हर तरीके से हर चीजों को संभालना है, और अगर सरकार इन चीजों को नहीं संभाल रही है तो वो सरकार हो ही नहीं सकती। अगर सरकार तो दिल्ली में गिरफ्तारी क्यों नहीं, मतलब है कि सारी चीजें क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? आप इस बात को मानते क्यों नहीं? अगर आप बहुत अच्छे से सारी चीजें चला रहे होते, कांग्रेस बहुत अच्छे से चला रही होती, तो भारत से इस तरीके से नहीं निकली होती, उत्तर प्रदेश से इस तरीके से भगाया नहीं गया होता। लोग उन चीजों को बाकी टाइम के हिसाब से सारी चीजें परिवर्तित होती है, टाइम के हिसाब से। जैसे आपने धर्म बिगाड़ दिया था, जैसे आपने इतिहास बिगाड़ दिया था, लेकिन अब टाइम आया तो सुधर रहा है। जैसे आपने शिक्षा हो, संस्कृति हो, या फिर चाहे प्रकल्प हो, सारी चीजों को आप लोगों ने देखिए ऐसे करेंगे ना, किसी की आवाज समझ नहीं आएगी, कौन क्या बोलना चाहता है कुछ समझ नहीं आएगा। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं 2024 मिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से ही इस चुनाव को अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। लेकिन ये बताइए कि समाजवादी पार्टी और जेडीयू का किस तरह का आलम आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी, पहले एक मैं आपको चीज बता दूं, एक बहुत अच्छी बात जो बार बार चल रही है कि कभी कोई मैडम का नाम लेके कभी कोई ये फलाना मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री बनना चाहता है। एक कविता याद आ गई है, हम पढ़ते थे बचपन में कि यदि होता मैं किन्नर नरेश तो राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। आज किन्नर हमारे सहयोग लोग विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मेयर भी हैं। तो सपना देखना बुरा नहीं है, चाहे कोई भी सपना देखे, लेकिन सबको सपने अपनी उसी हिसाब से देखने चाहिए। हम कितना कहें कि बनाना चाहता हूँ स्वर्ग सा सोपान सपनों का, मगर चादर से ज्यादा पांव फैलाए नहीं जाते। वो ऐसी नहीं है कि बात मेरे कद कद गए, चादर को देखकर हम अपनी खुद से मट गए। मतलब मेरा ये है, ये जो आप इसमें आ रहे हैं, सपा और इनका एक सबकी एक अपनी एक क्लॉस है, सपा और अराजक, ये ओबीसी फैक्टर को लेके चल रहे हैं। अब इस वक्त राष्ट्र के हालात ऐसे हो गए हैं, जातीयता की पराकाष्ठा ये हो गई है। आज ही आपने देखा होगा कि माननीय मोहन भागवत जी को कभी मस्जिदों में जाना पड़ रहा है और कभी वाल्मीकि जयंती के लिए दलितों को भुनाने की तैयारी चल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में मायावती जी हो सकते हैं दलितों के नेता अपने आप को मानती हो, लेकिन जो इधर विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें आने वाले परिणामों ने उनको हाशिए पर खड़ा कर दिया है। तो इस पर मेन फोकस आ रहा है इन दलितों का हमसफर नेता कौन हो। तो ये सारी चीजें इस पर आ गई हैं। समाजवादी पार्टी में जो आपके अखिलेश यादव हैं, इनको हम तो वो लोग बोलते ही हैं कि लीडर ऑफ द यंग जनरेशन, लेकिन इसके बावजूद भी आप जान लीजिए जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ जी, मैं उनको योगी नहीं कहता हूं, मेरे विचारों से लोग इत्तेफाक रखे न रखें, सत्ता में बैठने वाले योगी नहीं होते हैं। तो माननीय आदित्यनाथ जी इज द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो फासिज्म चल रहा है, माइंड कम्युनिज्म चल रहा है, जिसको बोलने की आजादी नहीं दी जा रही है, चाहे मीडिया से लेकर एक आम आदमी हो जो खिलाफ बोल दे उसको जेल भेज दे रहे हैं। इस भारत में 2024 के चुनाव की परिकल्पना बहुत अजब और गजब होगी, जिसको आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। जिस मीडिया की एक आवाज पर सरकारें गिर जाती थी, आज वो मीडिया अगर अपनी उसी वास्तविक हैसियत पे आ गया तो समझ लीजिए कि देश के अंदर पूरा सत्ता पलट होने में, कायाकल्प होने में कुछ नहीं लगेगा। एक एक रैली में हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए खर्च करने वाले, आप समझिए हम शिक्षा के उन्नयन के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं।
हम शिक्षा की नीतियों को लागू कर दे रहे हैं कि उसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपसे लेके जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं, सबकी आयु आप समझ लीजिए कम से कम 10 वर्ष से 15 वर्ष के ऊपर ही होगी। अब 2014 से देश में आए हैं, उससे पहले विकास जो हुआ है आपका, चाहे इतिहास पढ़ा, चाहे भूगोल पढ़ा, चाहे गणित पढ़ी, चाहे संविधान पढ़ा, पढ़ करके वहीं से आए हैं। इसीलिए आज आप लोग अपने अपने राजनीतिक दलों का प्रवक्ता बन के बैठे हैं और निहाजी एंकर बन के बैठे हैं। अगर आज की शिक्षा देखें तो मैडम लिख लीजिए, आज की शिक्षा की जो गिरावट है, इससे बुरी स्थिति इस देश में कभी शिक्षा की नहीं हुई। अगर शिक्षा की तरफ हम फोकस कर लें, हमारा एजेंडा जात का हो, धर्म का होने दीजिए, वो आप करिए। हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से काम करती है, आप लोग भी करिए, लेकिन कम से कम शिक्षा के उन्नयन की तरफ, देश के युवा नेतृत्व की तरफ, देश के विकास की तरफ, इसकी तरफ बेरोजगारी की तरफ, गिरते हुए रुपए की चिंता की तरफ, और ये जो अभी बात चली गरीबी हटाओ, ना ना ना, कैसे कौन देश कहेगा कि 24 करोड़ से 84 करोड़ होना देश गरीबी हो गई है। हमने मुल्क को फ्री का खिला के, कौन सा फ्री का खिलाया? हमारे आपके इनकम टैक्स से पलने वाले ये राजनेता, हमारे आपके इनकम टैक्स से चलने वाला ये राशन फ्री का खिला के आपने उनको इतना हरामखोर प्रवृत्ति का बना दिया कि उन्होंने काम करना खत्म हो गया। लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे जैन साहब, हम देखिए मैडम, ये हरामखोर शब्द गलती भाषा नहीं है, मतलब काम, अच्छा चलिए मैं माफी मांगता हूँ, काम चोर बना दिया मैडम, काम करने के। मैं बोलना चाहूंगी जी। हेलो, ठीक है, कंचन जी जवाब दे रही हैं। कंचन जी, नेहा जी, मुझे नहीं लगता कि मैं सुन रही थी अभी सर को, बहुत प्रकार से शायद वो किसी प्रकार से बहुत पीड़ित हैं, या फिर जो भी उनकी क्या पर्सनल प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। एक सेकंड सर, पर मुझे नहीं लगता कि आप अगर ये कहते हैं कि गरीब लोग जो भोजन पा रहे हैं सरकार से वो हरामखोरी कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग जाए, मैं आपसे छोड़ नहीं, बुरी नहीं लग रही मैडम, आपका स्वीकार करूंगा, लेकिन काम चोरी बढ़ गई है। जो आप बोल रहे हैं, आपको लगता है कि अगर छोटे बच्चे जो भूख से मर रहे थे कोरोना के टाइम पर, जो स्थिति हमारे देश की हो गई थी, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की शासन व्यवस्था होती, अगर आपको लगता है कि किसी और शासन व्यवस्था में हम लोग होते और कांग्रेस, एक सेकंड, मैं चाहूंगी कि आप मुझे जिस तरीके से मैंने आपको सुनाए, आप मुझे बिल्कुल उसी तरीके से सुने। आपको ये बुरा लग रहा है कि अगर देश का कोई बच्चा भूखा मर रहा था कोरोना के टाइम पर, अगर सरकार ने उसे खाने को दे दिया तो हरामखोरी हो गई? अगर आपको ये बुरा लग रहा है कि देश में जो लोग कोरोना के टाइम पर अभी मैंने जैन साहब को रोका है, आप भी अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगी। काम चोरी आप बोल सकते हैं, आप अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। मैं क्या करूं? आपने राजनीतिक विशेषज्ञ उनको भी टोका मैंने, किस तरीके से बात करें। पहली बात तो हरामखोरी का मतलब ये होता है कि जो हराम का खाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं सर को भी समझ रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता जो सरकार का खा रहा है वो हराम का है, क्योंकि सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, तो हराम का कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है खाने की तो सरकार दे, ये तो अच्छी बात है ना। ये हमने बुरा कर दिया क्या अगर सरकार की तरफ से उनको खाने को दे दिया? ये अच्छी बात होनी चाहिए, सर को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन सर बहुत ज्यादा पीड़ा में है कि ऐसा क्यों कर दिया सरकार ने। और उसी टाइम पर अगर सरकार खाने को नहीं देती, अगर कोरोना के टाइम पर लोग मर जाते तो ये सर कहते हैं ये जो राशन दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव तक तो दिया जाएगा ना, ये तो बता दीजिए। शिक्षा की बात बिल्कुल नहीं, कोरोना के टाइम पर बंद होने वाला था, अभी तक चल रहा है, अभी तो बढ़ गया, फिर बढ़ा दिया। जाना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? जब तक तो वो कह रहे हैं कि रोजगार दीजिए ना, हमने उनको आवाज दे दिया, रोजगार दीजिए, लोगों को मुफ्त में राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। हम तो मुद्रा योजना के तहत भी रोजगार दे रहे हैं ना, हम तो उनको लोन लेकर के पर्सनल लोन भी दे रहे हैं कि आप लोग लोन लेकर के अपने काम को बढ़ा कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आवाज दिया गया है या फिर केवल आवाज दिया जा रहा है, नहीं, उनको लोन दे करके उनके विकास। ठीक है, चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।